Uniform civil codes are the common personal laws for every citizen, irrespective of their religious belief or religious denomination. यूनिफॉर्म सिविल कोड जिन मैटर्स को इंक्लूड करता है दैट आर मैरिज, डिवोर्स एंड मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड एडॉप्शन। अगर एवोल्यूशन का बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो सबसे पहले जो एंशियंट पीरियड से हम देखें तो वेदास हैं, स्मृति हैं, दो प्रकार के चीज़, रामायण महाभारत हैं। यहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि रामायण और महाभारत में भी अगर हम देखें तो कुछ न कुछ प्रकार के हमें लॉज जरूर दिखते हैं। और स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति अगर हम देखें तो यहाँ मिताक्षरा और दाया भाग जैसा सिस्टम है। उसके बाद फिर जब 7th 8th सेंचुरी में मुस्लिम एंटर किए हमारे देश में तो वो शरीयत लॉ लेके आए जो कि 1772 तक प्रिवेलेंट रहा। उसके बाद अगर मॉडर्न पीरियड से कैसे इवोल्यूशन हुआ है देखना है तो आइए देखते हैं। फ्रॉम 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, और वहाँ वो कंट्रोल भी करने लगे और रेवेन्यू भी लेने लगे। फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग जुडिशियल प्लान बनाए और यहाँ पे कोर्ट स्टार्ट किए, जहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स को देखा जाता था, जहाँ हर प्रकार के लोग जाते थे, आइदर ऑफ एनी रिलीजन, एंड रिलीजन डज नॉट मैटर हियर इन 1772। फिर 1773 में क्या हुआ, फिर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो है गवर्नर जनरल बन गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया कलकत्ता में। फिर 1781 में कुछ रेगुलेशंस बनाए गए वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, बट द प्रॉब्लम मेन वाज कि हाउ टू डील विद द सिविल मैटर्स। तो इसके लिए उपाय दिया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने ही कि जो हिंदूज हैं उनको हिंदू पर्सनल लॉ के द्वारा रूल किया जाए, गवर्न किया जाए, और मुस्लिम को शरीयत एक्ट के द्वारा गवर्न किया जाए। हिंदू एक्ट में हिंदू के जो लॉज हैं उसमें क्या क्या आता है, कि मनुस्मृति आता है, याज्ञवल्क्य स्मृति आता है, याज्ञवल्क्य के अंदर मिताक्षरा है जो कि ऑल इंडिया में प्रिवेलेंट था, सॉरी। और दाया भाग जो है वो असम और बंगाल में प्रिवेलेंट हुआ करता था। और मुस्लिम के लिए शरीयत एक्ट जो है उससे उनको रूल गवर्न किया जाए, और बाकी लोग जिनके पास उनका खुद का लॉ नहीं है उनके लिए जो इंग्लिश है वो इंग्लिश लॉ बनाया जाएगा और वही सब सब धर्मों के ऊपर लागू होगा। Then in 1829, Lord William Bentinck, along with Raja Ram Mohan Roy, has abolished the pratha like sati pratha and female infanticides. Then in 1833, first law commission was made, जहाँ पे मैकॉले ने आईपीसी का ड्राफ्ट दिया और लेक्स लोकी का कॉन्सेप्ट भी दिया। फिर चार्टर एक्ट आया 1853 में, जहाँ पे सेकेंड लॉ कमीशन बना, जहाँ पे जॉन रोमिली जो थे वो प्रेसिडेंट बने सेकेंड लॉ कमीशन के, और उन्होंने सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी का अपना रिकमेंडेशन दिया। लेकिन उसके बाद ही 1857 में रिवोल्ट हो गया। उसके बाद 1858 में क्राउन रूल आ गया, जहाँ पे क्राउन रूल ने ये कहा गया कि हम आपके सिविल राइट्स का जो है रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ आप सबको पता ही है। 1859 में एक्सेप्ट करते हुए जॉन रोमिली के रिकमेंडेशन को सीपीसी स्टेब्लिश कर दिया गया, पास कर दिया गया। इन 1860 आईपीसी पास्ड, 1861 सीआरपीसी पास्ड, and in 1861 only third law commission was made, where John Romilly also enacted three different laws that are Indian Evidence Act 1872, Indian Contract Act 1872 and Oath Act 1873। फिर हम आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं यूसीसी के फेवर में। कुछ थिंकर हैं जिनका आर्ग्यूमेंट ये है कि आर्टिकल 25 और 29 के अंडर में हमको अपना रिलीजियस राइट तो जरूर मिलता है, और आर्टिकल रिलीजियस राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट अवर रिलीजन एंड फ्रीडम टू कंसाइंस, ये सारा राइट हमको मिलता है आर्टिकल 25 के अंदर, और 29 हमको कल्चरल ऑटोनॉमी देता है। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इसका लिमिटेशंस भी बताया गया है। लिमिटेशन ये है कि दीज आर सब्जेक्टेड टू पर्सनल दीज आर सब्जेक्टेड टू पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक हेल्थ। तो ये सारे लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको लागू करना चाहिए। जैसे कुछ कुछ केस आपको मैं बता देता हूँ, जैसे शाह बानो केस है जिसमें मेंटेनेंस के ऊपर केस होता है। हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देते हैं अपने
पत्नी को जो रहने के लिए उनको कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। ये केस है जिनकी पर्सनल लॉ के तहत कुछ अधिकार नहीं है उन महिलाओं को अपने रिलीजन में। तो ये उससे रिलेटेड केस है। फिर मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों बेडरॉक हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इसलिए आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करता है, उसको आर्टिकल 25 और 29 के जैसे ही लागू करना चाहिए। फिर आईपीसी 497 जो एडल्ट्री का बात करता है, इसमें एक महिला थी जो कि क्रिश्चियन थी, जो आगे चल के आप पढ़ेंगे, उनको अधिकार नहीं मिलता है डिवोर्स का एडल्ट्री के बेसिस पे। तो ये कहा गया कि आर्टिकल 25 जो है, नहीं सॉरी, आर्टिकल 15 जो है उसके तहत ये एडल्ट्री का जो उनको डिवोर्स लेने का अधिकार नहीं मिल रहा है एडल्ट्री के बेसिस पे, ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, पर्सनल लॉज में वॉयलेटिंग राइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, वॉयलेट करने वाले अधिकार बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमको यूसीसी फॉलो करना चाहिए, ये पता चलता है। फिर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अगर देखें तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर हैं जो कि बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म के बेसिस पे अगर देखा जाए, हमारा देश जो है वो सेक्युलर कंट्री है, जहाँ पे हर किसी को अपना रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है। और हमारा कंट्री जो है वो प्रोवाइड करता है हमें आर्टिकल 25 के अंदर रिलीजियस राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो अगर पर्सनल लॉ को हटा के यूसीसी लाया जाएगा तो ये अगेंस्ट अगेंस्ट सेक्युलरिज्म होगा। उसके बाद ट्राइबल्स का भी बात करते हैं ये लोग, कहते हैं कि ट्राइबल्स का अधिकार कहाँ जाएगा, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट 6th शेड्यूल में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका क्या होगा। फिर हिंदू कोड बिल का हम बात करें, हिंदू कोड बिल के लिए भीमराव अंबेडकर को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया, और कुछ लोग जो इसके अगेंस्ट थे वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और जेबी कृपलानी। इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हिंदू कोड बिल, पर्सनल लॉ केवल हिंदुओं के लिए आए और बाकी रिलीजियस को फ्री छोड़ दिया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं एक एक लॉ जो हिंदूज का है। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो कि ये सारा लॉ जो है वो नेहरू जी के द्वारा इलेक्शन के बाद सबको एनेक्ट करवा दिया गया, बहुत जोर और बाकी लोगों के जोर प्रयास के बाद कि ना हो ना हो, नेहरू जी ने करवा दिया इसको। हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का है, वो हिंदू को डिफाइन करता है कि हिंदू कौन है। हिंदू बुद्ध, जैन, सिख, वीरशैव, लिंगायत, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज को मानने वाले लोग हिंदू कहलाएंगे, ऐसा इस एक्ट में बताया गया है। उसके बाद ये कहता है कि व्हाट हिंदू डज नॉट इंक्लूड, मतलब हिंदू कौन नहीं होगा वो भी बताया गया है इसमें। मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू, पारसी और कुछ एसटी कम्युनिटी के लोग हिंदू नहीं होंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर में मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट दिया गया है, मतलब कि एक व्यक्ति को एक औरत से ही शादी करने का अधिकार होगा, और उससे ज़्यादा अगर करेगा तो उसको आईपीसी 494 के अंदर तहत 4 साल का सजा होगा। उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो मैरिज है वो एक पवित्र संस्कार माना जाता है हिंदुओं में, इसलिए डिवोर्स बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। फिर एक केस है सरला मुद्गल केस 1995 का, जिसमें जितेंद्र माथुर जो व्यक्ति थे, वो पहले हिंदू वुमेन से शादी करते हैं, उनके 3 बच्चे होते हैं। उसके बाद वो को लगता है कि वो खुश नहीं है उससे, तो फिर वो फातिमा बेगम से शादी करते हैं इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद। और उसके बाद फिर उनको लगता है कि वो खुश नहीं है, तो फिर वापस अपनी पहली पत्नी के पास वापस आते हैं। तो ये सारा जो जो केस हम देखते हैं, इससे हमको यही लगता है कि पर्सनल लॉ जो है वो बहुत ही वॉयलेटिंग है और हमको यूसीसी ही लागू कर देना चाहिए। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आता है, जिसमें मिताक्षरा और दाया भाग का हमको जिक्र मिलता है, जो कि अब एबॉलिश कर दिया गया है। मिताक्षरा जो है वो ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होता था, और दाया भाग जो है वो असम और बंगाल में मोस्टली फॉलो किया जाता था। मिताक्षरा जो है वो चाइल्ड को प्रॉपर्टी देने का बात करता है। मिताक्षरा जो है वो बात करता है कि बताता है हमको कि जो चाइल्ड है उसको बाय बर्थ ही अधिकार है अपने पिता के संपत्ति पे। लेकिन दाएं भाग जो है वो ये बताता है कि जब पिता का मृत्यु होगा तब बच्चे का संपत्ति में बंटवारा होगा और उसको हिस्सा मिलेगा।
और ये दोनों ही जो दाया भाग और विताक्षरा है, इसमें मदर का जो है सेम अधिकार रहेगा प्रॉपर्टी पे, लेकिन वो बेच नहीं सकती है, ये भी बताया गया। उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट में आ, आ, ये भी बताया गया है कि यूनिफॉर्म सिस्टम इस्टेब्लिश करना होगा, जो कि मिताक्षरा और दाया भाग है उसको अबॉलिश कर दिया जाएगा, और वुमेन को एब्सोल्यूट राइट प्रॉपर्टी में दिया जाएगा, लेकिन मैरिड वुमेन को और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में वुमेन को राइट नहीं दिया गया है इस एक्ट के अंदर। और ये भी बताया गया है कि ब्रदर जो है, भाई जो है, अपनी बहन की संपत्ति को खरीद सकता है रिलिंक्विशमेंट डीड के तहत, रिलिंक्विशमेंट डीड साइन करवा के खरीद सकता है। फिर 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें कि जो वुमेन को एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पे और मैरिड वुमेन को एब्सोल्यूट राइट नहीं था, उनको इसमें भी राइट मिला और एब्सोल्यूट राइट मिला, मतलब कि वो प्रॉपर्टी को बेच भी सकती हैं। फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 आता है, और इसमें यही बताया जाता है कि नेचुरल गार्जियन कौन होगा माइनर का, फादर मदर, फिर माइनर के केस में हस्बैंड भी हो सकता है। फिर अगर कोई गार्जियन है वो अनफिट है और ठीक से ध्यान नहीं रख सकता है, तो वो दूसरा गार्जियन भी अपॉइंट करवा सकता है। अगर किसी का गार्जियन नहीं है तो कोर्ट भी गार्जियन अपॉइंट करवा सकता है। इसमें यही सब चीज़ का डिस्कशन हुआ है। फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में एडॉप्शन और मेंटेनेंस का बात करता है कि एडॉप्शन हिंदूज के पास अधिकार है कि वो किसी को भी अडॉप्ट कर सकता है एक लीगल प्रोसीजर के तहत, और वो 21 एज तक वो उसके अधिकार अधिकृत रहेगा और उसके बाद नहीं रहेगा, ये सारा चीज़ बताया गया है। और मेंटेनेंस का भी बात किया गया है, जिसमें कि बताया गया कि जब पति और पत्नी का डाइवोर्स होगा तो पति को पत्नी को मेंटेनेंस रहने खाने के लिए जो पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं क्रिश्चियन में क्या क्या लॉज हैं। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, ये सारा जो है क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में ये लॉज जो है ये प्रिवेलेंट है। केसेस जो क्रिश्चियन लॉ से रिलेटेड हैं, प्रगति वर्गीज 1997 का केस है, जिसमें क्रिश्चियन वुमेन जो है वो अडल्ट्री, ये केस जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रगति वर्गीज का, ये पहले मैंने आपको आईपीसी 497 वाले में बताया है। इसमें क्या होता है कि एडल्ट्री के बेसिस पे इसको डिवोर्स चाहिए होता है, और वो फाइल करती है केस सेक्शन 10 ऑफ इंडियन डिवोर्स एक्ट 1925 के अगेंस्ट में। और इसलिए करती है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी होता है एज पर आर्टिकल 15। तो सुप्रीम कोर्ट इसके जो केस चलता है उसके फिर हिसाब से डिक्लेयर करता है सेक्शन 10 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और वो इसको पूरा अधिकार है लड़की को डिवोर्स लेने का, ये बताता है सुप्रीम कोर्ट। फिर 2001 इंडियन डिवोर्स अमेंडमेंट एक्ट आता है, और उसमें सेक्शन 10 को रिमूव कर दिया जाता है, और फिर सेक्शन 10 ए नया ऐड होता है, बाय द कंसेंट ऑफ पीपल, बाय द कंसेंट पीपल कैन गेट डिवोर्स, बट जुडिशियल सेपरेशन इज needed फॉर 2 years। ये भी बताया जाता है कि कंसेंट से दो व्यक्ति डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन दोनों को 2 साल तक जुडिशियल सेपरेशन में रहना होगा। लेकिन फिर अगला केस जो है इसी से रिलेटेड है, जुडिशियल सेपरेशन से, एल्बर्ट एंथनी 2015 का केस। इसमें इंसान जो एल्बर्ट एंथनी थे वो डिवोर्स चाहते थे, तो जो कोर्ट थी उनको 2 साल की जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर दिया। तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं केस अंडर आर्टिकल 15, और कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। बाकी लॉज में तो 1 साल का जुडिशियल सेपरेशन है, और क्रिश्चियन में 2 साल का क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलता है, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है और चेंज कर देती है 2 ईयर के जो प्रोविजन को 1 साल में। और ये भी कहती है कि यूसीसी बहुत ज़रूरी है, इन सारे पर्सनल लॉज को देखते हुए जो कि बहुत डिस्क्रिमिनेटरी हैं उनको हटाना चाहिए। फिर पारसी एक्ट अगर देखें हम, तो पारसी और जीव का अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं नहीं, इसीलिए इसमें मैं केस इंक्लूड नहीं किया हूँ। पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। तो ज्यूज में दो ही एक्ट हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, गार्जियंस वार्ड एक्ट 1890। ज्यूज के केसेस में मैरिज और जो डिवोर्स है वो
और उसके लिए कोई लॉ नहीं है, क्योंकि ये अपने परंपराओं के हिसाब से ही जो है शादी विवाह करते हैं। फिर मुस्लिम एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ का बात करते हैं। मुस्लिम रिलीजन का जो पर्सनल लॉ है वो शरीयत शरीयत लॉ है। 1937 में शरीयत लॉ का एनेक्टमेंट होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जिसको कहते हैं। मैरिज जो है मुस्लिम में एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाता है। डिवोर्स मुस्लिम में कुछ तरीके से लिया जा सकता है, जैसे तलाक, खुला, मुबारक, तफबीन, लियान, खियार, कोर्ट्स के तहत। ये सारा डिवोर्स का टाइप है मुस्लिम में जो लिया जा सकता है। फिर मुस्लिम मैरिज जो डिसॉल्व करने का एक्ट मुस्लिम में है वो है 1939 का डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। फिर हम देखते हैं कि कुछ इश्यूज हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ में, दो है जो कि हैं पॉलीगैमी, ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला, जो कि हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे। तो पहला केस इससे रिलेटेड है शाह बानो केस 1985। ये मेंटेनेंस का केस है, जो कि विवाह के बाद अगर डिवोर्स हो जाता है तो एक हस्बैंड को पत्नी को, या पत्नी के हस्बैंड को देती है, ये सब चीज़ से रिलेटेड है, जिस सीआरपी सी 125 में इंक्लूडेड है। तो शाह बानो जो है वो इंदौर से है, उसके 5 बच्चे हैं। उसके पति ने उसको मेंटेनेंस अमाउंट देने से मना कर दिया, तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर तक केस चला, वो केस फाइल कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बहुत केस चलने के बाद ऑर्डर करता है कि 10,000 एलिमनी उसको एक वन टाइम पेमेंट में दिया जाए, जो वो अपने कोर्ट कचहरी के ऊपर खर्च की है, और उसको 179.20 रुपीज़ पर मंथ दिया जाए। उसके बाद क्या होता है, ये केस के तुरंत बाद अगले साल ही 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और डिवोर्स एक्ट लागू होता है, कनेक्ट होता है, सॉरी। तो ये सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम के अधिकारों का बात कर रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि सीआरपीसी जो है वो मुसलमानों पे अप्लाई नहीं होगा। इद्दत का जो अमाउंट होगा फ्री एंड फेयर होगा, और 2 साल तक ही जो है पिता अपने बच्चों का ध्यान रखेगा, उसके बाद उसका कोई अधिकार नहीं होगा, और मेहर का अमाउंट जो है वो उसको देना होगा। तो ये मुस्लिम के विरोध में ही एक तरीके से कह सकते हैं ये एक्ट एनेक्ट किया गया था। फिर शायरा बानो केस 2017 का है, जिसमें 2015 में उसके पति ने उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू तलाक 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 कह के तलाक दे दिया। उसके बाद उसने कोर्ट में केस फाइल किया, और ये कहते हुए कि जो इस्लाम की 3 प्रैक्टिसेस हैं वो वॉयलेट करती हैं फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15 और 21 को, जो कि है ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और पॉलीगैमी। उसके बाद 2019 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सन तलाक अगर देगा, उसको 3 साल तक का जेल होगा, जो कि नॉन बेलेबल होगा, और कंपाउंडेबल भी होगा। अगर वाइफ चाहे तो केस वापस ले सकती है। फिर शबाना हाशमी केस, जो कि एडॉप्शन के ऊपर बेस्ड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करना तो वो कर सकता है, बिना किसी रिलीजन बताए, बिना कुछ कास्ट बताए। इस केस में क्या हुआ था कि जो महिला थी उनको अडॉप्ट करने नहीं मिला था किसी भी चाइल्ड को। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया जिसमें 2000 में, इसके तहत उनको अडॉप्शन करने मिला था। बाद में 2006 में अमेंड अमेंड हुआ ये, और उसमें अडॉप्शन को अच्छे से डिफाइन भी किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि गोवा हमारे देश का जो स्टेट है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो इसमें जो हमारा स्टेट गोवा है, वहाँ पे हम सबको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और बहुत धूमधाम से चल रहा है। 1870 में पोर्चुगल सिविल कोड जो है वो प्रिवेलेंट है हमारे गोवा स्टेट में। लेकिन कुछ इसके नेगेटिव बात जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो प्रिवेलेंट है उसमें ये है कि वहाँ पे हिंदू को बाइगैमी अलाउ कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। जिसमें कि जो चाइल्ड है जो चाइल्ड है, अगर बॉय चाइल्ड नहीं हो रहा है किसी व्यक्ति का, तो वो चाहे तो अपनी वाइफ के परमिशन से दूसरा मैरिज कर सकता है। पहला ये नेगेटिव बात हो गया। दूसरा बात, कैथोलिक क्रिश्चियन को डिवोर्स का राइट नहीं मिला है। फिर पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिव जो है वो अच्छा है, जैसे मैरिज मैरिज के बाद वाइफ और हस्बैंड जो एक्वायर करेंगे प्रॉपर्टी, उनका 50-50 हक होगा, इक्वल शेयर होगा। और जो बॉय और गर्ल में भी वो नहीं होगा,
पार्शियलिटी नहीं होगा कि गर्ल को ज़्यादा हिस्सा दे दिया संपत्ति में, बॉय को कम। गर्ल और बॉय में कंपलसरी होगा पेरेंट्स को अपने बच्चों को देना प्रॉपर्टी, और कंपलसरी प्रॉपर्टी देने के साथ साथ उनको बॉय और गर्ल को इक्वल संपत्ति देना होगा। फिर 1961 में गोवा हमारे देश में देश का हिस्सा बन गया और बहुत अच्छे से स्मूथली काम कर रहा है। तो यहाँ ये था मेरा टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब बाकी आप अपना ओपिनियन बताइए कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।